लीजिए मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है अफसाना निगार। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। हमारी एक छोटी सी अलग दुनिया थी जहाँ मैं और मेरी अम्मी के सिवा कोई और नहीं रहता था। अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ने ये झोपड़ी दी थी, वरना किराए के मकान में रहने के लिए किराया कहाँ से आता। अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी स्कूल टीचर अम्मी को एक घर में काम करने के लिए रखवा दी थी। वो घर था फरहत ख़ान साहिबा का। फरहत ख़ान साहिबा गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू की प्रोफेसर थीं। बड़ा सा घर था उनका। प्रोफेसर साहब का बड़ा बेटा मुल्क से बाहर था। घर पर उनके साथ बहू और एक 2 साल का पोता रहा करता था। फरहत ख़ान साहिबा के शौहर का लास्ट साल इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी सुबह उनके घर जाती तो उनकी वापसी शाम को ही होती थी। पहले स्कूल से वापस आकर मैं भी सीधी अम्मी के पास चली जाती थी, मगर मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद मैं उनके घर जाना बंद कर चुकी थी। अम्मी ने एक बार कहा भी था, चल घर पर अकेली रहकर क्या करेगी, मगर मैं मना कर दी। हाँ, मना इसलिए कर दी थी कि गुज़रे 2 सालों से मुझे कागज़ और कलम से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। कागज़ कलम लिए देखकर एक बार अम्मी मुझसे पूछ पड़ी, तुम्हारा एडमिशन मैं कॉलेज में करवा नहीं पाई, फिर तुम ये कागज़ कलम लेकर क्या करती हो। अम्मी के इस सवाल पर मैं उनके गले में झूल कर बोली, कहानियाँ लिखती हूँ, देखिएगा एक दिन आपकी बेटी बड़ी अफसाना निगार बनेगी। अच्छा दिखाओ, कैसी कहानियाँ लिखती हो तुम। मेरी अम्मी कापी जिसमें मैं कहानियाँ लिखती थी मेरे हाथ से लेकर देखने लगी, मगर पढ़ ना पाई। उनकी आँखें गीली हो रही थीं। फिर रुंधी हुई आवाज़ में बोली, मुझे पढ़ना कहाँ आता है, तुम ही पढ़कर सुनाओ। तो मैं हंसकर उनका दुख कम करने की गर्ज से बोल पड़ी, अम्मी पहले छप जाने दे, फिर सुनाऊंगी। देखिएगा जब ये कहानियाँ शाया होंगी तब कितने पैसे आएंगे। मैं उन पैसों से कॉलेज में एडमिशन लूँगी और इस घर की मरम्मत भी करवाऊँगी। मैं अम्मी के गालों को चूम कर बोली तो वो मुझे दुआएं देने लगी। अभी भी मैं कागज़ और कलम लिए खिड़की से लगी चौकी पर बैठी थी। मन था कोई खूबसूरत सी कहानी लिखूं, मगर ज़हन गुज़री बातों में उलझा था। मेरा दिल इधर उधर भटक रहा था। इसकी वजह यह थी कि कल प्रोफेसर साहिबा को अम्मी बहुत खुशदिली से बताईं कि नैना कहानियाँ लिखती है। इस खबर पर प्रोफेसर साहिबा बुरा सा मुँह बनाकर बोली, क्या लिखती होगी वो भला, मैट्रिक की तो पास किया है उसने, कौन सी पीएचडी की डिग्री है ले रखी है उसने। मैं 30 सालों से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, कितनी बार अपनी लिखी कहानियाँ छपने के लिए भेज चुकी हूँ, मगर आज तक एक भी नहीं छपी। मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी कहानियाँ छप जाए, मगर कहानियाँ शाया होना इतना आसान नहीं होता। मेरे सुपरवाइज़र साहब की मेहरबानी ही थी कि मैं पीएचडी कर पाई और मेरा थीसिस मुकम्मल हो पाया। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। बड़े मुखलिस इंसान थे वो। शायद वो न होते तो मुझे ये डिग्री नहीं मिल सकती। कहानियाँ तो दूर की बात ठहरी, एक खूबसूरत सा जुमला लिखना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। नैना से कहो इस लिखने लिखाने में अपना वक्त बर्बाद ना करे। प्रोफेसर साहिबा की बातों ने अम्मी को उदास कर दिया। घर आकर उनकी बातें मुझे बताईं तो मेरा मन भी उदास हो गया। सुबह अम्मी के जाने के बाद मैं अपनी कई कहानियों को बार बार पढ़ी। आम ज़बान में लिखी मेरी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, बस इन कहानियों को छपने की ज़रूरत है, मगर छपे तो कैसे छपे, ये मसला मेरे सामने खड़ा था। मैं बुझे दिल से
कहानी लिखने का इरादा मुलतवी करती कापी बंद करके उठ गई। दूसरे दिन अम्मी सुबह ही प्रोफेसर साहिबा के घर चली गईं। अब वो शाम को ही वापस आती। मैं अपनी कहानी रिसाले को पोस्ट करने का सोची और फिर अपनी कहानी लिफाफे में डालकर उसे रिसाले के एड्रेस पर पोस्ट करने के लिए पैदल ही पोस्ट ऑफिस चली आई। कहानी पोस्ट करने के बाद मैं घर वापस आई तो अम्मी आज वक्त से पहले ही घर आ गई थी। कहाँ गई थी नैना? मैं परेशान थी। अम्मी मुझे देखकर परेशानी से बोली, वो अपनी कहानी पोस्ट करने गई थी माँ। अब देखिएगा, छप कर आएगी मेरी कहानी, तब प्रोफेसर साहिबा की समझ में आएगी कि मैं अच्छी कहानियाँ लिखती हूँ। मैं बरामदे में बिछी चारपाई पर अम्मी के बगल में बैठती हुई बोली, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मगर इतनी धूप में जाने की क्या ज़रूरत थी? अम्मी प्यार से मेरी तरफ देखती हुई बोली, कुछ नहीं होता अम्मी, धूप से जल तो नहीं गई मैं, देखें जैसी थी वैसी ही हूँ। मैं मुस्कुराई तो मेरी बातों पर वो भी हंस पड़ी। फिर कितने सारे दिन बीत गए। मेरी कहानियाँ छपकर नहीं आईं। मेरा दिल उदास रहने लगा था, मगर मैं उम्मीद का दामन मजबूती से थामे रही। 6 महीने गुजर गए, मेरी कहानी नहीं छपी। अम्मी अब भी प्रोफेसर साहिबा के घर जा रही थीं और उन्हें याद भी दिला रही थीं कि नैना आगे पढ़ना चाहती है, उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दें। और प्रोफेसर साहिबा मुझे याद है कहकर टाल दिया करती। उस दिन सुबह अम्मी प्रोफेसर साहिबा की तरफ जाने के लिए घर से निकली ही थीं कि पोस्टमैन आ गया। नैना, लगता है तेरी कहानी छप गई, देख पोस्टमैन आया है। अम्मी की खुशियों से भरपूर आवाज़ पर मैं हाथ से पोछा लगाने वाला कपड़ा छोड़कर भागती हुई बाहर आई। पोस्टमैन ने मुझसे साइन करवाकर एक लिफाफा मुझे थमाकर चलता बना। मैं जल्दी से लिफाफा चैक की। उस लिफाफे में वही रिसाला था जिसे मैंने अपनी कहानी पोस्ट की थी। इस शुमारे में मेरी कहानी शाया हो गई थी। रिसाले के साथ एक ख़त था जिसमें मुझे मुबारकबाद पेश किया गया था और मेरे बैंक अकाउंट की तफसील मांगी गई थी। मैं तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे मुझे कोई ख़जाना मिल गया हो। मैंने खड़े खड़े ही अपनी कहानी पढ़कर अम्मी को सुना दी। अम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं देने लगीं और मुझसे रिसाला लेकर प्रोफेसर साहिबा को दिखाने के लिए उनके घर चली गईं। दोपहर को मैं अपने बैंक अकाउंट की तफसील पोस्ट करने के बाद घर आकर एक बार फिर से खिड़की के पास बिछी चौकी पर आ बैठी, एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लिखने के लिए। शाम अम्मी आईं तो बहुत खुश थीं। अपने साथ वो मिठाई का डब्बा लाई थीं। प्रोफेसर साहिबा मेरे लिए नया सूट भेजी थीं। मैं नया सूट देखकर फूले न समाई। रात खुशी से मुझे भूख नहीं लग रही थी, मगर अम्मी मुझे बग़ैर खाए कहाँ सोने देती, इसलिए वो मेरी चौकी पर खाने की प्लेट लिए आकर बैठ गई थी और मुझे प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी। नैना, प्रोफेसर साहिबा तुझे तेरी कहानियों के साथ बुलाई हैं, कह रही थी तेरी कहानियों पर नज़रसानी करेंगी। तू ऐसा करना, कल मेरे साथ उनके घर चलना। अम्मी निवाला मेरे मुंह में रखती हुई बोली, अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी कहानियाँ अभी ही एक जगह कर रख लेती हूँ। अम्मी आप उनसे कहें कि वो मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दें। मैं पानी का ग्लास उठाकर पीने लगी। हाँ, मैं तो रोज़ ही कहती हूँ, अब जाने वो कब करवाती हैं। अम्मी कुछ उदास हो गई। अम्मी आप ऐसे उदास मत हुआ करें। अगर प्रोफेसर साहिबा मेरा एडमिशन करवा देती हैं तो ठीक है, वरना अब तो मेरी कहानियों के पैसे आया करेंगे। मैं ज़रा चहक कर बोली तो अम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितने पैसे आएंगे? अम्मी निवाला मेरे मुंह में रखकर पूछी। 5,000 तो आना ही चाहिए। देखा नहीं आपने कितना खूबसूरत रिसाला है। आज मैं बैंक अकाउंट की तफसील भी पोस्ट कर आई हूँ। मैं खाते हुए बोली ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसे ही पैसे आते रहें तो तेरी पढ़ाई
اور اس گھر کی مرمت دونوں ہو جائے گی۔ امی کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی چمکنے لگی تھیں۔ امی، اوپر والے پر بھروسہ رکھیں، وہ برے دن زیادہ دنوں تک نہیں رہنے دیتا۔ میں اپنی بات ختم کر کے پانی پینے لگی۔ صبح میں اٹھی تو امی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں بھی نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ بنانے لگی۔ جب تک امی کمرے میں جھاڑو لگا لیں، پھر جلدی جلدی ناشتہ کر کے ہم دونوں عرصہ بعد ایک ساتھ پروفیسر صاحبہ کے گھر پر تھیں۔ پروفیسر صاحبہ نے آج کالج سے چھٹی کر لی تھی۔ امی اپنے کاموں میں لگ گئیں اور میں پروفیسر صاحبہ کے ساتھ ان کے ریڈنگ روم میں چلی آئی۔ یہاں آ کر بڑے سے ٹیبل کے چاروں طرف لگی کرسیوں میں سے ایک پر پروفیسر صاحبہ بیٹھ گئیں اور دوسری پر میں چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ پروفیسر صاحبہ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے میری کہانیوں کو پڑھنے میں مگن ہو گئیں۔ پوری 12 کہانیاں تھیں میری۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اور یہ تیسرا گھنٹہ بھی 10 منٹ بعد گزر جاتا، مگر اس سے پہلے پروفیسر صاحبہ اپنا چشمہ اتار کر میری کہانی والی کاپی کے اوپر رکھتی ہوئی بولیں، ساری کہانیاں بہت اچھی ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ سب تم نے لکھی ہیں۔ ویسے کب سے لکھ رہی ہو؟ وہ کافی دنوں سے، مگر کہیں چھپنے نہیں بھیج پائی تھی، بس ایک ہی چھپی ہے۔ میں اپنی انگلیاں آپس میں الجھاتی ہوئی بولی، میں تو کہتی ہوں تمہاری ساری کہانیاں چھپ جائیں گی۔ چھپنے پر تمہیں ایک کہانی پر 1000 روپے ملیں گے۔ وہ واپس سے چشمہ آنکھوں پر لگا کر میری کہانیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگیں۔ بس 1000؟ مجھے لگا 5000 ملیں گے۔ میں سر جھکا کر دھیرے سے بولی، اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں اب؟ ویسے تمہاری کہانیاں بہت اچھی ہیں، اگر ان کا مجموعہ چھپوایا جائے تو تمہیں بہت پیسے مل جائیں گے۔ اتنے پیسے کہاں ہیں ہمارے پاس کہ مجموعہ شائع کروا سکوں۔ میں سوچی تھی کہ ایک کہانی پر 5000 ملیں گے تو میں کالج میں ایڈمیشن لے لوں گی، اور گھر کی مرمت بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی کروا لیتی۔ بارش کا موسم آنے والا ہے۔ بارش کے موسم میں چھپر سے بہت پانی چوتا ہے، جس کی وجہ سے میں اور امی رات بھر سو نہیں پاتی۔ میں ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بول پڑی تھی۔ میری باتوں پر پروفیسر صاحبہ میری کہانیوں کو فائل میں رکھتی ہوئی بولی، ابھی تمہیں اس فیلڈ میں اپنی پہچان بنانی ہے، ابھی پیسوں کے بارے میں مت سوچو۔ کون سی، ابھی تمہاری بہت ساری کہانیاں چھپ گئی ہیں۔ پروفیسر صاحبہ نے میری کہانیوں کے فائل کو سامنے والی شیشے کی الماری میں رکھ دیں۔ میں کچھ بول نہ پائی۔ پروفیسر صاحبہ کئی رسالوں کے ایڈریس مجھے لکھ کر دیں اور بولیں ان رسالوں میں اپنی کہانیاں بھیجو۔ شام امی اور میں بغیر کہانیوں کے ہی گھر آ گئی، مگر میرا دل اپنی کہانیوں کے لیے بے چین ضرور تھا۔ مہینے بھر بعد میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپے میری کہانی کے آ گئے۔ امی حیرانی سے بولیں، بس 1000 روپے؟ تم تو 5000 کا کہہ رہی تھی۔ ہاں کہا تو تھا، مگر ایک کہانی کے اتنے پیسے نہیں ملتے امی، 1000 روپے بھی بہت ہیں۔ 2-4 کہانیاں چھپ جائیں تو پیسے زیادہ ہو جائیں گے، پھر میں ایڈمیشن لے لوں گی، اس کے بعد گھر کی مرمت ہو جائے گی۔ میں خوش دلی سے بولی تو امی نے میری پیشانی چوم لی۔ پھر میں اپنی کہانیاں پروفیسر صاحبہ کے بتائے رسالوں کو پوسٹ کرتی گئی۔ کہانیاں چھپ بھی رہی تھیں، مگر پیسے نہیں آ رہے تھے۔ کالج میں ایڈمیشن شروع ہو گیا تھا، مگر پیسے نہیں تھے، نہ ہی ایڈمیشن کے لیے، نہ ہی گھر کی مرمت کے لیے۔ اس شام میں اپنی ایک خوبصورت سی کہانی لکھ کر اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز پر میں بھاگی ہوئی باہر آئی تو دیکھی امی کے ساتھ پروفیسر صاحبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائی ہیں۔ میں جلدی سے انہیں سلام کی اور برآمدے میں رکھی چارپائی کو بچھانے لگی۔ میرا دل انہیں دیکھ کر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ دل کہہ رہا تھا، پروفیسر صاحبہ تمہارے ایڈمیشن کے لیے آئی ہیں۔ میں بھاگ کر پانی کا گلاس بھر لائی۔ پروفیسر صاحبہ چارپائی پر بیٹھ گئی تھی
अम्मी उनके पैरों के पास ज़मीन पर बैठी थीं। नैना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं, वो पानी का ग्लास मेरे हाथ से लेते हुए बोली। तो मैं उनका चेहरा देखने लगी। पानी पीकर ग्लास अम्मी को देती हुई मेरा हाथ पकड़कर अपने बगल में मुझे बिठाते हुए बोली, तुम्हारी कहानियाँ तो माशाल्लाह छप रही हैं। पैसे कितने आ रहे हैं? पैसे कहाँ आ रहे हैं? बस वही 1000 रुपये आए हैं पहली कहानी के। मुझसे पहले अम्मी बोल पड़ी तो मैं चुप ही रही। हाँ, ये रिसाले वाले ऐसा ही किया करते हैं। मुझे पता था कि तुम्हारी कहानियों के पैसे नहीं मिल रहे होंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो कहानियाँ जो तुमने मुझे दिखाई थी वो कहानियाँ तुम मुझसे बेच दो। मैं उन कहानियों की तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवा दूंगी और इस घर की मरम्मत भी करवा दूंगी। वैसे भी रिसालों में कहानियाँ छपने से पैसे कहाँ मिलते हैं? प्रोफेसर साहिबा मेरा हाथ अपने हाथ में लिए मुझे समझा रही थी। सच्ची? अम्मी की चहकदार आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं गुमसुम सी बैठी रही। हाँ हाँ सच्ची, मैं उन कहानियों के 2 लाख रुपए दे सकती हूँ, मगर हाँ, फिर वो कहानियाँ मेरी होंगी। मैं उन कहानियों को अपने मजमूए की शक्ल में शाया करवाऊँगी। प्रोफेसर साहिबा बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली तो मेरी आँखों में नमी तैरने लगी। प्रोफेसर साहिबा, आपका एहसान होगा। हमें तो पैसों की ज़रूरत है। पैसों के बगैर बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। अम्मी का लहजा इल्तिजाई बन गया था। वो प्रोफेसर साहिबा के सामने हाथ जोड़े कह रही थी, अम्मी हाथ ना जोड़ें, हम अपनी कहानियों का सौदा कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। मैं अम्मी का जोड़ा हुआ हाथ अपने हाथों में लेकर बोली तो प्रोफेसर साहिबा अपने बैग से चेकबुक निकालने लगी। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।